12 क्वेश्चन नंबर जो बेसिक्स ही है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। तो आपके पास एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, गिवन है, संबंध दिया हुआ है, आर दिया हुआ 1 3 4 2 2 4 3 1 और 2 3। क्या यह संबंध स्वतुल्य है, संक्रामक है, सममित है? क्या यह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है? इसे देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इस तरह का। तो देखिए रिलेशन हमारे पास क्या है, ये इसे पहले जानना जरूरी है। हमारे पास रिलेशन क्या है? रिलेशन हमारे पास है 1 3, ठीक है, उसके बाद 4 2 2 4 3 1 और 2 3। तो कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध स्वतुल्य तभी होगा, रिफ्लेक्सिव तभी होगा, स्वतुल्य तभी होगा जब दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब क्या, कोई भी स्वतुल्य के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। और वो कहाँ से होना चाहिए? वो उसी रिलेशन से होना चाहिए जो उस रिलेशन में है। क्या इस तरह का कोई एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 4 4 कैसा है यहाँ पर? नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। इसका मतलब क्योंकि 1 1 2 2 3 3 सेम एलिमेंट्स वाले नहीं है। उसके बाद मैं सममित की बात करूँ, ठीक है, सममित की बात करूं तो आप देखिए सममित में क्या होता है कि ए बी यदि रिलेशंस है, एक गिवन रिलेशन से बिलोंग करता है तो बी ए भी उसी रिलेशन के साथ होने चाहिए। तो देखते हैं 1 3 और उसका जस्ट अपोजिट ए बी, उसके जस्ट अपोजिट बी ए। सिमिलरली 1 3 तो 3 1 सही है, 4 2 2 4 है हमारे पास, लेकिन 2 3 क्या 3 2 इस रिलेशन में है? यदि मैं एग्जांपल लूं 2 और 3 यदि हमारे पास एक रिलेशन से है, इस रिलेशन में है, तो क्या 3 2 सममित होने के लिए ये इंटरचेंज होता है। तो क्या ये बट, लेकिन 3 2 नहीं है हमारे पास इस रिलेशन में, तो हम कह सकते हैं यह स्वतुल्य भी नहीं है और ये सममित भी नहीं है। ये स्वतुल्य भी नहीं है और ये सममित भी नहीं है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सममित है, ये इसका कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। और स्वतुल्य में ये होना चाहिए, तो लेकिन ये ऐसा एलिमेंट्स नहीं, इसीलिए स्वतुल्य भी नहीं है और सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है। तो संक्रमक देखते हैं। संक्रमक लीजिए, कोई भी दो एलिमेंट्स लीजिए, ऐसे एलिमेंट्स आपको लेने हैं, ऐसे अवयव लेने हैं जो जिसमें बी पार्ट कॉमन होना चाहिए। मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट के बी पार्ट्स और जो सेकेंड एलिमेंट्स है उसके ए पार्ट्स कॉमन होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, संक्रमण होने के लिए, संक्रमक होने के लिए आपके पास यदि ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ हो तो डेफिनेटली ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है। अब चेक करते हैं गिवन रिलेशन में। मैं 1 3 और 3 1 लेता हूँ, 1 3 और 3 1, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, इसीलिए मैं जो कॉमन पार्ट है उसे ले रहा हूँ। यदि मैं 1 3 ले लूँ और 3 1 लूँ तो क्या ये ए बी और सी, तो ए और सी, तो क्या ए और सी 1 और 1 क्या इस रिलेशन में कहीं है 1 1? नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये संक्रामक भी नहीं है, ये संक्रामक भी नहीं है। तो ये गिवन संबंध ना ही स्वतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रमक है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, ये डी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये संक्रमक नहीं है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संबंध से छोटा है, इसका मतलब इसे समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक्स में मैं जाऊंगा, बेसिक्स बताऊंगा क्या है ये। समुच्चय प्राकृतिक संख्या का है, समुच्चय प्राकृतिक संख्या का है, जो एक समुच्चय है, समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सेट, जो सेट है वो एक माना सेट ए है, वो क्या है प्राकृतिक संख्याओं का एन है, एन
का मतलब आप ऐसे समझिए, ये गिनती की संख्या 1 2 3 4, इस तरह से ये काउंटिंग नंबर है कोई, ठीक है, ये काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4, और बोल रहा है कि से संबंध से छोटा है। इसका मतलब क्या, जो रिलेशंस लिया जाएगा, जो रिलेशंस बनेगा, जो संबंध बनेंगे, वो संबंध उसी प्राकृतिक संख्या से आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कोई दो एलिमेंट मैं लेता हूँ ए और बी, कोई भी रैंडमली कोई भी दो एलिमेंट आप ले सकते हैं, ए और बी इज टू ए लेस देन बी, जो ए का वैल्यू है वो बी से छोटा है, यहाँ दिया हुआ है छोटा है, इसलिए तो मैं बोलता हूँ ए बी से छोटा है। तो क्या यह स्वतुल्य है, क्या यह स्वतुल्य होगा? कभी आप सोचिए स्वतुल्य के लिए क्या जो कॉन्सेप्ट है, जो रिफ्लेक्सिव के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि ए बी सेम एलिमेंट होने चाहिए, ए बी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या यहाँ संभव है कि ए और बी दोनों सेम हो जाए? क्योंकि रिलेशन फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ए लेस देन बी है। तो आप कह सकते हैं ये इस कंडीशन में ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है, ये संबंध रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है होंगे, क्योंकि दोनों एक छोटा है एक बड़ा है, तो कभी इक्वल तो हो ही नहीं सकता है, सेम एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते हैं। सममित, सममित की बात करें, सममित देखिए, सममित में सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब क्या, ए और बी है आपके पास, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए। क्या ये संभव है? कोई भी दो एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी एक एलिमेंट्स लीजिए, मैं लेता हूँ 1 और 2। क्यों? क्योंकि सर 1 एक छोटा नंबर है, छोटा संख्या, और b एक दूसरा नंबर, तो a लेस देन b, तो a जो है 2 से छोटा है, ठीक है। तो क्या 2 और 1 जब इसके पोजीशंस को मैं जब चेंज करूं, जब इसके पोजीशन को जब चेंज करूं, तो क्या ये वैलिड होगा? क्या ये 2 लेस देन 1 है क्या? यदि ये 1 लेस देन 2 है, ठीक है, तो क्योंकि ये रिलेशन यहाँ गिवन है कि पहले जो भी a है वो छोटा होना चाहिए b से, तो यहाँ तो ठीक है, मैंने जो लिया वो ठीक। क्या इसका जब अपोजिट 2 1 से छोटा है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशंस है, जो गिवन रिलेशंस है, ये क्या है, ये सममित भी नहीं है, ठीक है। संक्रमक की बात करते हैं, संक्रमक, और यहाँ भी देख सकते हैं ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन बाद में देखेंगे। तो पहले आप देखिए संक्रमक, संक्रमक क्या है, संक्रमक के बारे में बात करते हैं। संक्रमक क्या कहता है, ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध सी के साथ, तो ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए। तो देखिए ए का संबंध, ए का रिलेशन संबंध यदि बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। कौन सा रिलेशन? जो गिवन रिलेशन, जो गिवन रिलेशन है। तो आप यहाँ से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए जो जिसमें ए जो है छोटा हो बी से। तो सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल मैं 1 और 2 लेता हूँ, ठीक है। फिर 1 2 से छोटा है, फिर मैं 2 और 3 लेता हूँ, तो ठीक है। जो संबंध है, ये जो संबंध है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जो पहले वाली वैल्यू है वो दूसरे से छोटा है, जो पहले वाली वैल्यू दूसरे से छोटा है। तो क्या 1 3 से छोटा है? क्या 1 3 से छोटा है? हाँ है। 1 लेस देन 3 बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन। ये संक्रमक है, ये संक्रमक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑप्शंस हैं, ये डी ऑप्शंस सही है यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य नहीं है और ना ही ये सममित है। तुल्यता तो है ही नहीं, तुल्यता के लिए तीनों होना चाहिए, स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रमक भी। ये सिर्फ क्या है, संक्रमक है। तो ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, माना कि ए एक सेट है, एक सेट समुच्चय है 1 2 3, तो ए 1 2 को शामिल करते हुए, मतलब क्या, एक सेट है, वहां से एक रिलेशन बनाया जाएगा। उस रिलेशन में 1 2 को यदि इंक्लूड किया जाए, 1 2 को यदि शामिल किया जाए, तो कितने तुल्यता संबंध ए पर परिभाषित होंगे? ए पर परिभाषित होंगे, ए पर परिभाषित होंगे। मतलब क्या, ए यदि आपके पास ए आपके पास है, तो ए पर ही ये संबंध स्थापित होंगे, परिभाषित होंगे, ठीक है। तो देखिए पहले तो ए टू ए प्रांत भी ए और
सहप्रांत भी है। ठीक है, तो इसे देखिए, A to A का मतलब क्या हुआ कि एक का संबंध एक के साथ होगा, एक का संबंध दो के साथ और एक का संबंध तीन के साथ, रिलेशन 2 और 1, 2 और 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3। ठीक है, तो ये एक संबंध बनेगा, इसे आप रिलेशन भी संबंध रिलेशन कर सकते हैं, A क्रॉस A। तो कितने तुल्यता, इसमें क्या है 1 और 1 को इंक्लूड करना है, शामिल करना है, तो 1 1 हमारे पास पहले से ही 1 1 है। ठीक है, तो क्या यह तुल्यता संबंध स्थापित हो रहा है? देखिए कैसे। तुल्यता के लिए स्वतुल्य होना चाहिए, स्वतुल्य मतलब ए के कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। मतलब क्या, तुल्यता के लिए आपके पास तुल्यता, यदि हमें तुल्यता की बात करूं, इसे इक्विवेलेंस कहते हैं। तुल्यता के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। पहला क्या, वह स्वतुल्य भी होना चाहिए, वह सम्मित भी होना चाहिए और ये संक्रामक भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए। तीनों कंडीशन होना चाहिए। स्वतुल्य के लिए A क्रॉस A मतलब A होना चाहिए, मतलब दोनों एलिमेंट सेम। इसमें यदि A B आपका रिलेशन सेम है तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, आपका B A भी उसी रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, संक्रामक यदि A B के साथ यदि रिलेशन है, A B के साथ कोई रिलेशंस है, संबंध है, तो B C के साथ भी उसी टाइप का कोई रिलेशन है तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, A का रिलेशन C के साथ भी होना चाहिए, होना चाहिए। ये तीनों फुलफिल होता है तो वो तुल्यता कहलाता है। तो देखिए सेम एलिमेंट्स है, हाँ है हमारे पास 1 1 2 2 और 3 3, तो मतलब क्या, ये स्वतुल्य है। ये जो गिवन रिलेशन है ना वो स्वतुल्य है। A B B A 1 2 2 1 1 3 3 1 3 2 2 3, तो मतलब क्या, मतलब क्या कि ये सम्मित भी है, संक्रामक। यदि 1 2 लूं और 2 2 लूं, मैं से 1 और 2 लूं और 2 और 2 लूं तो क्या होना चाहिए, A B B C। तो A C 1 2 इस रिलेशन में है क्या, 1 2 इस रिलेशन में, हाँ है, देखिए 1 2 है इस रिलेशन में। कोई दूसरा लीजिए 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2, तो 2 और 2 A और C 2 2 क्या इस रिलेशन में है, हाँ इस रिलेशन में है। इसका मतलब ये जो गिवन रिलेशन है A क्रॉस A, वो क्या है, संबंध जो गिवन संबंध है, जो दिया हुआ संबंध है वो A क्रॉस A, वो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो ये इसमें एक तुल्यता संबंध स्थापित होता है। ये पूरा जो रिलेशन है एक तुल्यता संबंध को स्थापित करता है। तो आप कह सकते हैं कि ये ऑप्शंस आपका एक संबंध तुल्यता संबंध यहाँ बन सकता है। तो ये है बेसिक्स। 15 समुच्चय A, एक सेट है A B C में कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित होंगे। पहले भी ये क्वेश्चन कराया है मैंने, और वहां पर एक ही कॉन्सेप्ट है कि यदि संबंधों की संख्या होता है तो आप देखिए A आपके पास A, उसे लिखा आता है कि A में अवयव की संख्या NA में संबंध की A समुच्चय में एक सेट A है, उसमें अवयव की संख्या एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, ये 3 अवयव हैं इसमें। ठीक है, और कुल कितने संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी संबंध बनाने के लिए वो एक डोमेन है तो एक कोडोमेन होना चाहिए, एक प्रांत है तो एक सहप्रांत होना चाहिए। इसका मतलब कि दूसरा जो सेट है वो भी हमें A क्रॉस A के बारे में ये कह रहा है। ठीक है, A क्रॉस A में कितने नंबर्स एलिमेंट होंगे, पहले तो ये देखिए। तो ये इसका परिभाषा होता है, फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके 3 एलिमेंट्स हैं इनटू इसके 3 एलिमेंट्स 9। ठीक है, तो कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित होंगे। तो यहाँ एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या,
कुल संबंधों की संख्या, जो फॉर्मूला आता है 2NA इंटू NB, लेकिन यहाँ पर दो सेट नहीं है, एक ही सेट है A, इसीलिए यहाँ स्पेशल केस में यहाँ क्या होगा कि 2NA इंटू NA। तो आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि ये इसका वैल्यू तो आपके पास दिया है 9, 2⁻⁹ तो ये 516 के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपके पास हैं, ये ए ऑप्शंस आपके पास है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके आप एक सिंपल सा बता सकते हैं कि कितने संबंध बन सकते हैं, कितने रिलेशंस एस्टेब्लिश हो सकते हैं यहाँ पर। 16 एक समुच्चय X में संबंध R तुल्यता संबंध होता है। कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध तुल्यता इक्विवेलेंस तभी कहलाता है, कोई भी संबंध तुल्यता संबंध तभी कहलाता है जब वह स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो। इसका मतलब यहाँ पर स्वतुल्य, संक्रामक, सम्मित सभी हो। इसका मतलब जो आपके पास होगा ये ऑप्शन डी होंगे। तुल्यता का ये एक बेसिक डेफिनेशन ही है, इसके पहले भी मैंने बताया है, तो ये हो जाएगा आपका। यदि A एक सेट है हमारे पास 1 2 3, B 5 6 7 तथा A टेंड्स टू B, मतलब क्या, यदि एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है f A टेंड्स टू B, एक फलन है, ताकि f of x इक्वल टू x प्लस 4, तो f में निम्नलिखित कितने फलन हैं। तो ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार का फंक्शन है, ये किस प्रकार का फलन है, क्या ये एकेकी है, आच्छादक है, या अन्तःक्षेपी अंतःक्षेपी है, या फिर अकेकी है। तो इसे समझने के लिए आपको पहले एक बेसिक से जो कॉन्सेप्ट है उसे समझना होगा कि कोई भी फंक्शन, कोई भी फलन 1 कब होता है, एकेकी कब होता है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखना होगा। आप अच्छे से नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पर A दिया हुआ है, A क्या है 1 2 3, A वो A बिलोंग्स टू कहाँ से, ये जो आप कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू है, यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो इसी A से आएगा। ये एक बेसिक है, ये प्रांत है, ये सह प्रांत है। तो ये x जो x के अंदर है ना, वो x के वैल्यूज है, इस x को तो आप कह सकते हैं बिलोंग्स टू A, ठीक है। और जो b के वैल्यू है वो बिलोंग्स टू जो y की वैल्यू, जो f ऑफ x के वैल्यू है, जो f ऑफ x का वैल्यू आएगा वो कहाँ से आएगा, वो आपका b से आएगा। और a क्या है आपके पास, a है आपके पास है 1 2 3, और b आपके पास है 5 6 और 7। तो आप देखिए जैसे ही आप यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है ये 4 है, यहाँ पर आप देखिए जैसे ही आप x का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा, ऐसे आप 2 रखेंगे 6 मिलेगा, आप 3 रखिए आपको 7 मिलेगा। इसका मतलब क्या, यदि मैं इसे डायग्राम से समझाऊँ, आपको डायग्राम से समझाऊँ 1 2 3 5 6 7, देखिए x के वैल्यू डोमेन यदि मैं 1 लूँ, x का वैल्यू 1 रखूँगा तो ये 5 मिलेगा 5, 2 लूँगा तो 6, 3 लेंगे तो 7। जो दिया हुआ है, जो फंक्शन दिए हुए ना, उसी को कैलकुलेट करना है बस, और कुछ नहीं। तो आप देखेंगे सभी के सभी डोमेन, सभी के सभी प्रांत का एक सह प्रांत है, और ऐसा सिचुएशन 1 का सिचुएशन होता है, ये एक ही होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन है, या फिर आप इसे कह सकते हैं ये एक फलन है। और मेनी वन, आच्छादक का क्या डेफिनेशन है, आच्छादक क्या होता है, जब ये जो सहप्रांत है इधर कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, सभी का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, सभी का एक प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कोई भी एलिमेंट इधर नहीं बचा हुआ है, सभी के सभी इंगेज्ड है, सभी के सभी
सबका एक प्रतिबिंब है, सबका एक प्रतिबिंब है या सबका एक अपनी प्री इमेज डिफाइंड है। तो कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं बचा है, तो ये क्या है, ऑन टू है, जिसे आप आच्छादक कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन ये एक बेसिक है टाइप ऑफ फंक्शन में। एफ ए टेंस टू आर, ए से आर में जहाँ ए का वैल्यू दिया हुआ है, इसे बहुत बेसिक से मैं डायग्राम से आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। जो वन डायग्राम है वो देखिए ये है आपके पास, और बोल रहा है ए के वैल्यू दिए हुए हैं आपके पास -1 0 1 2 3 ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, आर एक वास्तविक संख्या यहाँ पर रियल नंबर है, और रियल नंबर एक ऐसा नंबर, वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो एक नंबर लाइन पे आप उसे प्लॉट कर सकते हैं, पूरा का पूरा नंबर लाइन पे वो प्लॉट होता है, तो उसे एक वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कुछ भी प्लस में माइनस में जीरो, आप उसे परिमेय संख्या बटे में लिख सकते हैं, 1/2 1/3, या फिर पॉइंट में लिख सकते हैं, फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, किसी भी नंबर में लिख सकते हैं। तो मैं लेता हूँ -3 -2 -1, और भी पॉइंट्स है इसमें। ठीक है, -1/2 0 1/2 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4, इस तरह से बहुत सारे नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो लिमिटेड है आपके पास, डोमेन आपके पास लिमिटेड है। अब देखिए क्या बोल रहा है ये कि एफ ए से आर, जहाँ ए एक सेट है, आर एक वास्तविक संख्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर फलन, एफ कैसा फलन है। तो यदि एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आपको ये समझना चाहिए कि जब भी एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये हमेशा, जब भी कोई एक्स स्क्वायर का एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा या फिर जीरो देगा। मतलब ये जीरो से बड़ा हुआ है, जीरो के बराबर होगा, ये हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का यदि आप कोई भी वैल्यू लेंगे, -1 लेंगे, या एक्स का वैल्यू 1 लेंगे, एक्स का वैल्यू 2 लेंगे, एक्स का वैल्यू -2 लेंगे, देखिए क्या होता है, एक्स का वैल्यू -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -1 क्या हो जाएगा, ये 1 होगा। आप 1 लेंगे तो फिर भी 1 पर भी ये क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। 2 लेंगे तो ये होगा 4, और आप यदि -2 लेते हैं तो ये होगा 4। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए सेम एफ ऑफ एक्स आ रहा है, सेम ही एफ। तो ये क्या है, मतलब क्या, ये 1 - 1 पे भी आप देखिए 1 है, और 1 पे भी 1 है, तो ये मेनी वन का कॉन्सेप्ट है। ये मेनी वन है क्योंकि दो अलग अलग एक्स के लिए सेम एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो ये क्या है, मेनी वन है। इसका मतलब मेनी वन आप बोल सकते हैं अनेकेक। ठीक है, ये मेनी वन है। ठीक है, और ये 1 2 भी नहीं है, मतलब क्या, ये आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके माइनस वैल्यू ना हमेशा बचे रहेंगे। मतलब क्या, आप ये कह सकते हैं यदि आपके पास ये डोमेन है, कोडोमेन है, ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी ये माइनस वैल्यू कवर नहीं होगा, क्योंकि जो भी माइनस लेगा ये हमेशा प्लस वैल्यू देगा। इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही इसके रिजल्ट्स में आएंगे, ये नेगेटिव वैल्यू हमेशा बचा हुआ रह जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू हमेशा छूट जाएगा इस सहप्रांत में, इस कोडोमेन में। और ऑन टू का जो डेफिनेशन है, ऑन टू का ये डेफिनेशन है कि कभी भी कोई भी फंक्शन, कभी भी कोई भी सहप्रांत में कोई भी एलिमेंट्स बचना नहीं चाहिए, सबके प्री इमेज होना चाहिए, सबके प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव हमेशा क्या होगा, बचा हुआ रह जाएगा। इसलिए ये क्या है, ऑन टू भी नहीं है, ये क्या है, इन टू है, जिसे आप अंतःक्षेपी कहते हैं, जिसे अंतःक्षेपी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास बचता है एक ही ऑप्शन, वो ऑप्शन है आपके पास ये डी ऑप्शन। ठीक है, ये डी ऑप्शन। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, इस कॉन्सेप्ट को अच्छा है, इसको यदि अच्छे से समझेंगे, अब और भी इस तरह के क्वेश्चन अभी आएंगे तो आप वहां से इसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। एक फंक्शन है
f एक फंक्शन है और ये r टेंड्स टू r, मतलब एक रियल नंबर से रियल नंबर में ये बिलोंग कर रहा है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर से वही चीज कि क्या है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कोई भी रियल नंबर आप लेंगे, सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया है, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि ये भी मेनी वन होगा, क्योंकि इसके नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव दो, एक -1 लूँ 1 लूँ, वो हमेशा 1 देगा। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू पे ये सेम ही रिजल्ट देगा। तो ये क्या है, मेनी वन है और इसके नेगेटिव वैल्यू हमेशा बचे रहेंगे। मतलब क्या कहने का मतलब ये हुआ, आप इस तरह से समझ सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, -1, ठीक है, 0 1 2, आप लीजिए -2 भी ले लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ लेता हूँ फिर -2 -1 0 1 और 2। अब इधर और भी नंबर्स हैं, इधर और भी क्योंकि रियल नंबर है तो बहुत सारा नंबर हो सकता है। आप देखिए, जब आप इसमें रखेंगे, जब आप -2 रखेंगे तो वो क्या देगा, वो 3 भी ले लीजिए आप, एक और 4 भी ले लीजिए। जब -2 रखेंगे तो भी 4 रिजल्ट आएगा, -2 रखेंगे 4 आएगा, -1 रखेंगे 2 भी रखेंगे तो फिर भी 4 ही आएगा। तो ये मेनी वन है। उसके बाद अब यदि 1 रखेंगे तो 1 आएगा -1, और +1 भी रखेंगे तो फिर भी 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव वैल्यू के तो प्री इमेज हैं, पॉजिटिव वैल्यू का तो प्रतिबिंब है, लेकिन इस नेगेटिव वैल्यू का कोई प्रतिबिंब नहीं है, कोई डोमेन है ही नहीं। तो आप कह सकते हैं यह क्या है, ये क्या है, ये ना ही आच्छादक है, ना ही एकेकी है। ये मेनी वन है, देखिए मेनी वन है, और ये इनटू है, ऑनटू भी नहीं है, आच्छादक है। तो इसमें ऑप्शंस आपका कौन सा होगा, ये ऑप्शंस आपका हो जाएगा डी ऑप्शंस, ना ही आच्छादक है ना ही एकेकी है।